नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 16 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के 11:15 हो रहे थे। नाला शोपारा एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में एक लड़की जिसने एक डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था और उसके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड था। उस आइडेंटिटी कार्ड पर नाम था नंदनी सिंह चंदेल। नंदनी को कुर्सी से बांध रखा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त हो चुके थे और वह अभी तक बेहोश थी। वहीं वहां पर 10 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथ में बंदूकें पकड़ी हुई थी। दिखने में वह लोग प्रोफेशनल लग रहे थे। पहला आदमी, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और वह इन लोगों का लीडर भी था, और वह कुछ लोगों से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, हमने उस लड़की को अड्डे पर ला दिया है। अब जल्दी से यहाँ आ जाइए, नहीं तो पुलिस और चौहान के आदमी कभी भी यहाँ पहुँचते ही होंगे। पहले उन लोगों ने पूरे मुंबई में लॉकडाउन लगा रखा है। अच्छा हुआ हम मुंबई के थोड़े बाहर हैं, पर फिर भी पूरे पालघर जिले में भी लॉकडाउन की ही स्थिति है। आप जल्दी से जल्दी इस लड़की का कुछ कीजिए, वरना हमें कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है, तुम चिंता मत करो, तुम उस लड़की को लोनावला लेकर जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। और वैसे भी बाकी लोगों को खबर नहीं है, यह काम हमने किया है। और तुम उस लड़की को एम्बुलेंस में लेकर जाना, क्योंकि तुम पर कोई शक नहीं करेगा। और एम्बुलेंस भी मुंबई के सबसे ट्रबल अस्पताल की होगी, इसलिए तुम सब वहां से आराम से निकल सकते हो। एम्बुलेंस कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएगी, इसलिए तुम चिंता ना करो। और उस लड़की को टाइम टू टाइम ड्रग्स देते रहो, जिससे वह होश में ना आ पाए। वह 40 साल का आदमी कहता है, पहले ही वह लड़की ड्रग्स के नशे में है। अगर हमने उसे एक और बार ड्रग्स दे दिया तो वह मर भी सकती है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस उस लड़की को लोनावला लेकर आओ। उसके साथ जो करना है मैं देख लूंगा। इतना कहकर दूसरा आदमी फोन रख देता है और जो 40 साल का आदमी था वह अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहता है, यह आदमी मुझे मरवाएगा और खुद भी मरेगा। वहीं दूसरी तरफ रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और चौहान मेंशन में थोड़ी टेंशन वाली परिस्थिति थी। राजवीर वापस भारत आ चुका था। इस वक्त वह किसी यमराज की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसके हाथ कांप रहे थे। मेंशन में सब लोगों ने अपनी नज़रें नीचे झुका कर रखी थी। वहीं वेरोनिका एक साइड में खड़ी होकर अपनी गर्दन झुकाए हुए खड़ी थी। और कॉलेज में जितने भी गार्ड्स थे वह भी वहां मौजूद थे और सब लोग राजवीर के सामने सर झुकाकर खड़े थे। राजवीर उन सबकी तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, जब नंदनी गायब हुई तो तुम लोग कहाँ मर गए थे? राजवीर की आवाज़ से सब लोग थर थर कांप रहे थे। इस वक्त राजवीर किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था, वह मौत का बादशाह लग रहा था। इस वक्त अगर राजवीर का बस चलता तो वह सारे गार्ड्स और वेरोनिका को अभी शूट कर देता, पर यह उसके वसूलों के विरुद्धता थी, इसलिए अब तक यह लोग बचे हुए थे। तभी राजवीर की नज़र वेरोनिका पर जाती है और वह वेरोनिका को गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए उसे गुस्से भरे लहजे से में पूछता है, मैंने तुम्हें नंदनी की सुरक्षा के लिए लगाया था और तुमने उसकी सुरक्षा को नज़रअंदाज किया। तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था ना, और यही तुमने सबसे बड़ी गलती की और तुमसे यही सबसे बड़ी गलती हुई। वेरोनिका अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उससे गलती हुई थी और यह गलती मामूली गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। वह मानती थी कि उसे नंदनी के साथ जाना चाहिए था। नंदनी ने उसे रोका था और वह रुक गई थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वह उसे वक्त नंदनी की बात नहीं मानती और उसके साथ चली जाती तो आज नंदनी कहीं गायब नहीं हुई होती। वेरोनिका फिर भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से और पतली सी आवाज में कहती है, सर मुझे कोल मिला है। वेरोनिका की बात सुनकर राजवीर को नंदनी को ढूंढने के लिए एक और
आस जग जाती है। इसलिए वह वेरोनिका की तरफ अपनी नजरें करते हुए फिर से सख्ती से पूछता है, कैसा क्लू मिला है तुम्हें? वेरोनिका डरते हुए बताती है, मैंने समायरा दीवान को कुछ बातें करते हुए सुना था। पहले मैंने उन बातों को नज़रअंदाज किया, फिर मुझे कुछ खटका और मैं समायरा दीवान की बातें को सिरे से जोड़ते हुए देखा तो मुझे इसमें समायरा दीवान का हाथ लग रहा है। जब हम मिस नंदनी को ढूंढ रहे थे तब समायरा दीवान ने मुझे कहा था कि तुम कितना भी ढूंढ लो वह तुम्हें मिलने नहीं वाली, पर मुझे उस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने उन बातों को ध्यान नहीं दिया। पर आज कुछ देर पहले मैंने उन बातों को जोड़ कर देखा तो मुझे पूरा शक है समारा दीवान ही मैडम को कहीं छुपाया है। कुछ दिन पहले उन दोनों की लड़ाई भी हुई थी जिसमें मैडम ने समायरा दीवान को थप्पड़ मारा था, और मुझे यह बात भी पता चली है कि समायरा दीवान और दानिश मलिक के रिश्ते की बात चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों ने कहीं कुछ करके मैडम को अगवा किया है। राजवीर को भी वेरोनिका की बात सही लग रही थी, इसलिए वह वेरोनिका की बात को सिरे से नकार नहीं सकता था। राजीव वेरोनिका की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए उसे बोलता है, तुम इन सबको लेकर समायरा दीवान के पास जाओ और उसे दीवान मेंशन से घसीट कर हमारे हेडक्वार्टर लेकर आओ। नंदिनी की मिलने के बाद तुम खुद हेडक्वार्टर जाकर सबसे कड़ी वाली सजा चुनोगी, और वह भी पूरे 6 दिन तक। और यहाँ पर जितने भी मौजूद सर्वोर्डिनेट्स हैं जो नंदिनी की निगरानी कर रहे थे उन्हें भी हेडक्वार्टर जाकर यही सजा मिलेगी। वेरोनिका इस बात पर कुछ नहीं कहती, उसने पहले ही मन बना लिया था कि हेडक्वार्टर जाकर सबसे कड़ी वाली सजा चुनेगी, क्योंकि उसे पता था कि गलती उससे हुई है और गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसे यह सब करना ही था। लोनावला रात का वक्त हो चुका था। लोनावला के घने जंगलों के बीच एक फैक्ट्री बनी हुई थी। फैक्ट्री दिखने में बहुत पुरानी थी और उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और उस फैक्ट्री की पहरेदारी कर रहे थे। वही फैक्ट्री के अंदर एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 के करीब होगी और वह उन आदमियों का लीडर लग रहा था जो उसके सामने खड़े थे। एक इंसान उस 40 साल की उम्र वाले व्यक्ति से पूछता है, जुनैद भाई, हम तो लोनावला आ गए हैं और वह लड़की भी बेहोश है, अब हमें क्या करना है? जुनैद को सोच कर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या करना है। तब तक के लिए हमें यहीं रहना है। आप पूछ कर देखिए ना जुनैद भाई, दानिश मलिक से। दानिश भाई ने फ़ोन करने से मना किया है। उसका मानना है कि चौहान उनका फ़ोन ट्राई कर सकता है। जुनैद के सामने वाले व्यक्ति कुछ नहीं कहता। इस फैक्ट्री के कमरे में नंदिनी बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी हुई थी। उसने डॉक्टर वाला सफ़ेद कोट पहना हुआ था। उसके गले में आइडेंटिटी कार्ड गायब था उसके गले से। ड्रग्स की नशे की वजह से नंदिनी का पूरा चेहरा लाल हो रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे तपता जा रहा था, पर बेहोशी के कारण नंदिनी इन सब बातों को महसूस नहीं कर सकती थी। इस वक्त नंदिनी की हालत बहुत दयनीय थी। हर बार क्यूट सा हंसमुख रहने वाली नंदिनी का आज मुरझाया सा फूल बनकर बेहोश पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ चौहान निवास में इस वक्त शांति का माहौल छाया हुआ था। राजवीर सिंह चौहान शांति से अपनी सोफे पर बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक भी इमोशंस नहीं थे। न जाने वह किस सोच में डूबा हुआ था, यह उसे खुद नहीं पता था, पर वह धीरे धीरे करके अपनी लेफ्ट हैंड की उंगलियों से सामने रखा टेबल बजा रहा था। वहीं राजवीर के दादाजी और राजवीर की दादी माँ भी वहीं बैठी हुई थी। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर के दिमाग में चल क्या रहा है। दादाजी को राजवीर की शांति चुभने लगती है और उनके मन में अनजाना भय भी उत्पन्न होने लगता है। वो राजवीर की तरफ देख कर बोलते हैं, क्या सोच रहे हो राजवीर? राजवीर अभी भी अपनी सोच में गुम था, उसे दादाजी की बात सुनाई नहीं देती। दादाजी फिर से कहते हैं, कहाँ सो रहे हो राजवीर? राजवीर इस बार अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आता है और अपनी आंखें खोलकर दादाजी की तरफ देखता है और बोला, यही सोच रहा हूँ दादाजी कि नंदिनी को उन लोगों ने कहाँ छुपाया होगा। मैं जो करने नहीं वाला था अब मैं
वह करने वाला हूँ। दादाजी डरते हुए राजवीर से पूछते हैं कि हमें जो सोच रहा हूँ तुम वही करने वाले हो? राजवीर ने कहा, जी हाँ दादाजी, आप जो सोच रहे हो मैं वही करने वाला हूँ। दादाजी, पर राजवीर अगर उन लोगों को काम पर लगाया तो तुम नहीं जानते वह लोग क्या करेंगे, दादाजी ने कहा। राजवीर शांति से जवाब देता है, मैं संभाल लूंगा। दादाजी फिर से एक बार कहते हैं, पर यह हमारे नियम के खिलाफ है और माफिया वर्ल्ड के भी। राजवीर खुद को नियंत्रित करता है क्योंकि उसे अब दादाजी की बातों का भी गुस्सा आ रहा था। नंदनी को गायब हुए पूरे 30 घंटे हो चुके थे और नंदनी का अब तो कुछ पता नहीं था। आप मुझे अब रोक नहीं सकते दादाजी, जितना मैं रुकना चाहता हूँ उतना रुक नहीं सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से उठता है और अपने बाहर की तरफ जाने लगता है। दादाजी राजवीर को पीछे से रोकते हुए एक बार फिर से, सोच लो, राजवीर ने कहा। सोच लिया है, और हाँ, अगले 5 घंटे नंदिनी यहाँ हमारे घर में होगी। इतना कहकर राजवीर घर से डोर की तरफ जाने लगता है। तभी राजवीर का फोन बजता है। फोन की 2 बार रिंग बजती है। राजवीर अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकालता है। उस पर दीपा का नंबर शो हो रहा था। राजवीर एकदम से फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से दीपा कहता है, सर, शमारा दीवान को हमने उठा लिया है और वह हमारे हेडक्वार्टर में है। वहीं दीवान परिवार सिक्योरिटी गार्ड्स भी निकल चुके हैं और वह शायद हमारे हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे हैं। तुम वहां की स्थिति संभालो, और हाँ, हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी के लिए मार्शल गार्ड के एक टीम को बाहर भेजो। वह सब उन दीवान परिवार के लोगों से निपट लेगी। मैं जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर राजवीर फोन कट कर देता है और घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है और वहां से हवा की रफ्तार से निकल जाता है। वहीं मलिक मैंसन में माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था क्योंकि मलिक जैद मलिक को दानिश मलिक की हुई हरकत पता चल चुका था। इस वक्त जैद मलिक गुस्से में लाल पीला हो रहा था और सामने घुटनों के बल बैठा दानिश मलिक अपने भाई की तरफ नरम की नजरों से देख रहा था। दानिश मलिक अपने भाई से माफी मांगते हुए बोलता है, भाईजान, माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है दानिश। हम तुम्हारी गलती पर हर बार पर्दा डालते हैं, पर इस बार तुमने राजवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तुम्हें पता नहीं कि वह कितना खतरनाक है। दानिश मलिक सफाई देते हुए बोला, भाईजान, मैं तो बस उस राजवीर से बदला लेना चाहता था, उसे थोड़ी तकलीफ देना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब समायरा दीवान के साथ मिलकर किया। जैद मलिक अपने भाई की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ओवर स्मार्ट बनने को किसने कहा था? मैं अपनी तरीके से निपटा लेता, पर तुमने तो रायता फैला दिया ना। उससे समेटने के लिए कितने लोगों की जान जाएगी, यह मैं नहीं जानता। और तुम्हारी अकल ठिकाने आने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, यहाँ से चले जाओ, कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना राजवीर के हाथों आ गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और एक बात, समारा दीवान को राजवीर के लोग उठाकर ले गए हैं। बस यह दुआ करो कि समारा दीवान तुम्हारा नाम ना बोले। दीवान साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, पर मदद देने से मैं इनकार कर दिया। दानिश मलिक अपने भाई की बात सुनकर बोला, भाई, समायरा मेरी होने वाली बेगम है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपना मुंह बंद रखो दानिश, यह रिश्ता टूट चुका है और शायद तुमने शेर की माद में हाथ डाला है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाओ, और हाँ, जल्दी से जल्दी अपनी आदमियों को कहकर उस लड़की को राजवीर के पास भेजो। बाकी का मामला मैं देख लूंगा। दानिश मलिक कुछ नहीं कहता, बस अपने भाई की तरफ देखता है। जैद मलिक को सोचकर दानिश से कहता है, एक काम करो, अपने आदमियों को कहो कि उस लड़की को वहीं दफन कर दे और खुद भी कहीं अंडरग्राउंड हो जाए। अगर वह लड़की राजवीर के पास गई तो राजवीर हमें ऐसे भी नहीं छोड़ने वाला। इससे अच्छा राजवीर को एक दुख देकर फिर उससे दुश्मनी की जाए। जैद मलिक ने इतना कहा ही था, तभी दानिश मलिक कहता है, ठीक है, मैं उस लड़की को दफन करने की तैयारी करता हूँ, पर एक बात कहूँ, मैं जाऊँगा कहाँ? सऊदी। वहाँ पर आलिया के अब्बा जान तुम्हारी मदद करेंगे, कहकर जैद मलिक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ
चौहान हेडक्वार्टर्स में मुंबई के 100 किलोमीटर दूरी पर चौहान हेडक्वार्टर बना हुआ था। हेडक्वार्टर बहुत बड़ा था, वहाँ वेपन्स भी बनते थे और साथ में राजवीर की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इसी हेडक्वार्टर में रहती थी और यही ट्रेनिंग करती थी। वहीं हेडक्वार्टर के कमरे में एक लड़की को बंद करके रखा गया था। उस लड़की की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बहुत सारे थप्पड़ के निशान थे, होठों से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था और चेहरा पूरी तरीके से सूजा हुआ था। उस लड़की के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी और सामने उस लड़की को देखकर बोलती है, बड़ा चुड़ैल, बता चुड़ैल, कहाँ रखा है तुमने नंदिनी को? नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। यह लड़की कोई और नहीं, वेरोनिका थी और जो घायल लड़की थी वह थी समायरा दीवान। वेरोनिका इस वक्त बेहद गुस्से में थी। उसके हाथ में चाबुक था जिस पर बारीक बारीक नुकीली पीस लगी हुई थी, पर सामने समायरा दीवान बेहाल हालत में भी हंस रही थी। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हें वह नंदिनी नहीं मिलने वाली। फिर वो हंसने लगती है। वेरोनिका को फिर गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में ही उस चाबुक समायरा पर वार करती है। चाबुक सीधा समायरा की बाजू जाकर लगता है और एकदम से बाजू के कपड़े फट जाते हैं और उसकी त्वचा छिल जाती है और समायरा के मुंह से एकदम भयानक चीख निकलती है। फिर भी समायरा नंदिनी का पता बताने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वेरोनिका की वॉटी टॉमी पर एक मैसेज आता है, बॉस आ चुके हैं, तुम भी जल्दी आ जाओ। वेरोनिका एक नज़र सामने पड़ी हुई समायरा को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। वेरोनिका के बाहर जाते ही समायरा दीवानी घटिया मुस्कान करती है और अपने होठों का खून पोंछकर हंसने लगती है। रात का वक्त, चौहान हेडक्वार्टर में इस वक्त काफ़ी चहल पहल चल रही थी। राजवीर यहाँ पर आ चुका था और अपनी कैबिन में चला गया था। वहाँ पर उसने अपने कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में उसने जितने भी लोगों को नंदिनी को ढूंढने में लगाया गया था उन सब से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, कुछ डिस्कस करेगा और साथ में दीवान परिवार के गार्ड से कैसे निपटना है वह सबको बताया। वहीं कैबिन के अंदर राजवीर किसी राजा की तरह अपने चेहरे पर मोहतसी ठंडाहट के साथ वहां पर बैठा हुआ था। राजवीर की आंखों में इस वक्त कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि राजवीर की आंखों में गुस्सा और कोल्डनेस भर भर गई थी। इस वक्त राजवीर शांत था, पर यह शांति भी तूफान से आने के पहले की थी। वहीं राजवीर के सामने आदित्य, वेरोनिका और मार्शल गार्ड्स का लीडर प्रद्युमन और मार्शल डिटेक्टिव गार्ड्स का लीडर साइमन खड़ा था। आदित्य कमरे की शांति को तोड़ते हुए धीरे से कहता है, भाई, प्रद्युमन और साइमन को कुछ क्लू मिले हैं भाभी के। आदित्य की बात सुनकर राजवीर बस नज़र उठाकर साइमन और प्रद्युमन की तरफ देखता है। साइमन, लीडर, हमें लेडी बॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे डिटेक्टिव ने शमारा दीवान और जैद मलिक पर नज़र रखी हुई थी और उनके कॉल भी रिकॉर्ड कर रखे थे। राजवीर साइमन की बात सुनकर ठंडी आवाज़ में बोलता है, तो क्या पता चला तुम्हें? साइमन प्रद्युमन की तरफ देखता है तो प्रद्युमन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, लीडर, हमें कुछ मिला है। इतना कहकर वह अपनी जेब में से एक आइडेंटिटी कार्ड राजवीर की तरफ बढ़ाकर कहता है, लीडर, ये आइडेंटिटी कार्ड हमें एक टूटी फूटी बिल्डिंग में मिला। यह एक लेडी बॉस है। शायद राजवीर की नज़र एकदम से उस आइडेंटिटी कार्ड पर जाती है और एकदम से उसकी नज़रें वहीं ठहर जाती है क्योंकि वह आइडेंटिटी कार्ड नंदिनी का था। उस आइडेंटिटी कार्ड पर नंदिनी चंदेल नाम लिखा हुआ था जो कि उसकी शादी के पहले का नाम था। राजवीर कांपते हुए हाथों से उस आइडेंटिटी कार्ड को प्रद्युमन के हाथों से लेता है और अपनी आंखों के सामने लेकर उसे गौर से देखने लगता है। आइडेंटिटी कार्ड देखे वक्त राजवीर की आंखों में गुस्से के साथ साथ भावुकता के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। फिर वह अपनी आंखें बंद करके अपने माथे को जोर से रगड़ने लगता है और उससे बहुत सारा पसीना भी आने लगता है। जब भी राजवीर को गुस्सा आता था तो उसे पसीना बहुत आता था। वह अपनी आंखें खोलकर सामने साइमन और प्रद्युमन की तरफ देख कर बोलता है, जल्दी से जल्दी नंदिनी का पता लगाओ और तुम्हें और क्या जानकारी मिली है वह बताओ। साइमन इस बार राजवीर से कहता है, लीडर, हमें जैद मलिक के कार्ड रिकॉर्ड से कुछ पता चला है। उसने किसी अननोन सोर्स को कॉल किया था और वह कॉल हमारी टीम ने डिटेक्ट कर लिया था। शायद वह कोई लोनावला वाली खंडार वाली फैक्ट्री की बात कर रहा था। शायद हमें लगता है लेडी बॉस वही है। राजवीर की भवें सिकुड़ जाती है और वह साइमन की तरफ गौर से देखते हुए बोलता है, तुम इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकते हो? साइमन एक गहरी सांस लेकर राजवीर को आगे बताता है,
लीडर, मैं बात के लिए इतना श्योर जरूर हूँ कि लेडी बॉस लोनावला में है, क्योंकि हमें 1 घंटे पहले हमारे अननोन सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है कि मलिक खानदान के सबऑर्डिनेट्स को एकदम से हाई अलर्ट कर दिया गया है और हाई अलर्ट कर रखा गया है, और उनमें से कुछ बेहतर सबऑर्डिनेट्स को आधे घंटे पहले लोनावला की तरफ रवाना होते हुए देखा गया है। और मुझे 100% गारंटी है कि लेडी बॉस लोनावला में होगी। फिर प्रद्युमन कहता है, और बॉस, मलिक परिवार ने एकदम से अपना सीक्रेट प्राइवेट जेट भी तैयार कर लिया है और वह शायद किसी को इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, दीवान परिवार के कुछ सबऑर्डिनेट्स हमारे हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे हैं, पर उन्होंने अपना रास्ता फिर से बदल लिया है और वह भी लोनावला की तरफ चले गए हैं। इससे यही पता चलता है कि लेडी बॉस हो ना हो लोनावला में ही है। ठीक है। फिर राजवीर अपनी उंगलियां चटकाते हुए सबकी तरफ ठंडी निगाहों से देखता है और फिर आगे कहता है, जल्दी से 3 टीम तैयार करो। पहले तुम साइमन मार्शल डिटेक्टिव फोर्स को तुम लीड करोगे और उसे लेकर मलिक खानदान पर नजर रखोगे, और प्रद्युमन तुम मार्शल गार्ड्स की फोर्स तुम लीड करोगे और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन सबऑर्डिनेट्स को लोनावला भेजोगे। तुम्हारे साथ वेरोनिका की टीम भी जाएगी, जो कि नंदिनी को रेस्क्यू करने का काम करेगी। राजवीर के कहते ही तीनों सावधान अवस्था में आ जाते हैं और बिना किसी भाव के राजवीर को देखने लगते हैं, जैसे कोई सिपाही अपने कमांडर की बात सुन रहा हो। फिर राजवीर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर कहता है, और मैं निर्जन डिवाइस टीम को लीड करूंगा। निर्जन डिवाइस टीम का नाम सुनकर सब लोग हैरत भरी नज़रों से राजवीर को देखने लगते हैं, क्योंकि निंजस डिवाइन टीम दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेस में एक थी और राजवीर उस टीम को लीड करने की बात कर रहा था, जो कि माफिया रूल्स के अगेंस्ट है। इस टीम को बस सीक्रेट मिशन और किसी देश में जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर किसी देश में जंग छिड़ी हो, उस देश में भेजा जाता था, वह भी फ्री में नहीं। उस देश में बहुत बड़ी अमाउंट का सौदा करने के बाद निंजस डिवाइस टीम किसी के भी साथ हो तो उसका जितना तय होता है, क्योंकि उस गार्ड्स को स्पेशली जापान और चीन में से कुछ कुंग-फू की और निंजा फैमिली को लोगों द्वारा ही तैयार किया गया जाता है। राजू इस टीम को लीड करने की बात कर रहा था। आदित्य डरते हुए बोलता है, पर भाई, यह मुमकिन नहीं हो सकता, हमें पहले। आदित्य इतना कहता है, तभी राजवीर उसे रोकते हुए बोलता है, मुमकिन नामुमकिन यह सब कहने के शब्द हैं और आगे की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपनी भाभी को बचाने के लिए अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि बाकी सबको संभालने के लिए मैं हूँ। फिर राजवीर सबकी तरफ देख कर कहता है, तुम सब लोगों को अपनी जान भी देनी पड़े उसकी परवाह मत करना, पर नंदिनी सही सलामत चाहिए। सब लोग अपने दायां हाथ अपने सीने पर रखकर कहते हैं, यस लीडर, हम खुद की जान की परवाह नहीं करेंगे, पर लेडी बॉस को बचा कर लाएंगे और उन्हें बचा लेंगे। रात का वक्त लोनावला के घने जंगलों में बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर इस वक्त दीवान परिवार के गार्ड्स और मलिक परिवार के गार्ड्स मौजूद थे। वहीं दीवान परिवार के लोगों ने महेंद्र दीवान लीड कर रहा था। महेंद्र दीवान परिवार के हेड प्रभाकर दीवान का भाई था और समायरा महेंद्र दीवान की बेटी है। महेंद्र दीवान अपने सभी लोगों को देखते हुए कहता है, आज हमें मरते दम तक लड़ना होगा। हमारी दीवान परिवार की बेटी को चौहान परिवार वाले ने उठाकर ले गए हैं। हमें पहले हमारी बेटी को सुरक्षित करना होगा। यह बात याद रखिएगा, हम में से किसी को भी हार नहीं माननी है। वहाँ पर दीवान परिवार के 100 से अधिक लोग थे और महेंद्र दीवान उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा था। तभी मलिक परिवार की सोहेल अब्बास बाहर आता है और वह महेंद्र की तरफ देख कर कहता है, डरिए मत दीवान साहब, मलिक परिवार आपके साथ है। आज हम राजवीर चौहान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मलिक परिवार के सब सबऑर्डिनेट्स भी आपके साथ हैं, आप डरिए मत। हम समारा दीवान को भी उन लोगों से आज़ाद कर लेंगे। सोहेल अब्बास की बात सुनकर महेंद्र दीवान की भाव में सिकुड़ जाती है और ठंडी आवाज़ में उससे बोलता है, जैद मलिक और दानिश मलिक कहाँ हैं? उन्हें तो यहाँ आने चाहिए था। तुम्हें यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? महेंद्र दीवान की बातों से सोवेस अब्बास चिढ़ जाता है, फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है और वह कुछ ज़रूरी मदद लेने के लिए गए हैं। आप उसकी चिंता ना करें, मैं हूं ना यहाँ पर। महेंद्र दीवान, यहाँ पर तुम्हारी मालिक का होना ज़रूरी था, तुम्हारा नहीं। आप भूल रहे हैं महेंद्र दीवान, जैद मलिक का मैं राइट हैंड हूँ। जितना वह दानिश मलिक का नहीं सुनता, उतना वह मेरा सुनता है। तो किसकी हैसियत ज़्यादा है, यही तो आपको पता ही होगा। महेंद्र थोड़ा शांत
हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता है। तभी उसके दिमाग में कुछ खटकता है और वो बोलता है, वह लड़की कहाँ है? राजवीर की पत्नी सोहेल अब्बास बोला, वह इस फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पड़ी हुई है। उसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का हैवी डोज दे दिया गया है, तो अभी तक वह बेहोश में ही नहीं आई है। अच्छा किया तुमने उसे ड्रग्स का हैवी डोज दिया, वरना वह लड़की बहुत खतरनाक है। दिखती है छोटी सी, पर फाइट अच्छा कर लेती है। तुम्हें तुम्हें पता है उस लड़की के बारे में? महेंद्र चिढ़ जाता है और सोहेल से कहता है, पता नहीं, पता करवाना पड़ता है सोहेल अब्बास। और वैसे भी दानिश ने जो रायता फैलाया है ना, उसमें आज कई लोगों की जान जाएगी, तो संभाल कर रहना, कहीं तुम भी ऊपर वाले को प्यारे ना हो जाओ। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका, आदित्य और प्रद्युमन चौहान हेडक्वार्टर से निकल चुके थे और तीनों बीएमडब्ल्यू की सबसे सिक्योरिटी कार में बैठे हुए थे। वहीं उनके पीछे 30 से ज़्यादा एसयूवी आ रही थी, जिसमें चौहान परिवार के सबॉर्डिनेट्स में से मार्शल गार्ड्स और वेरोनिका की टीम के कुछ लोग थे। तभी आदित्य वेरोनिका की तरफ देख कर कहता है, वेरोनिका, पता लगा वहाँ पर कितने लोग हैं और कौन कौन मौजूद है? वेरोनिका अपने टैबलेट स्क्रीन पर कुछ हाथ फिराती है और फिर उसके सामने कुछ लोगों की तस्वीर शो होने लगती है। वेरोनिका आदित्य और प्रद्युमन की तरफ देख कर कहती है, वहाँ पर महेंद्र दीवान और सोहेल अब्बास और उसके अलावा कुछ और गुंडे और कुछ सबॉर्डिनेट्स के, लगभग उनकी संख्या 200 के करीब होगी। वाओ, इतने लोगों ने तो अच्छे खासे युद्ध की तैयारी कर रखी है। इन लोगों ने शायद आज दीवान परिवार और मलिक परिवार खत्म होकर ही रहेगा। इन लोगों ने डेविल को जगा दिया है, जो इतने दिनों से सोया हुआ था। पर इन लोगों को चैन कहाँ? इन लोगों को तो भाभी को किडनैप करना था। अब भुगते साले कुत्ते। आदित्य ने गुस्से से कहा, हमें कितनी देर लगेगी वहां पहुंचने के लिए? वेरोनिका ने बोला, 15 मिनट में हम सब लोग वहां पहुंच जाएंगे और बाकी के लोग चॉपर से आने वाले हैं। वहीं प्रद्युमन उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि आज उसे भी पता था एक घमासान महायुद्ध होने वाला है। इसमें शायद दीवान परिवार की हस्ती मिट जाए और मलिक परिवार को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वह अपने मन में आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह में कुछ लोग ब्लैक हुडी पहने हुए वहां पर आए हुए थे। वहां पर 4 लोग मौजूद थे और चारों की हाइट 6 फीट से ज़्यादा थे। दूर से दिखने में वो किसी दानव की तरह लग रहे थे। उनका शरीर इतना बड़ा जो था। वहीं जो चारों लोग आपस में मिलते हुए कहते हैं, आपने हमें इमीडिएटली बुलाया। हमारे लीडर ने कहा कि हमें आपके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। कुछ बता सकते हैं क्या सिचुएशन है अब? तभी एक इंसान, जिसने हुडी के साथ साथ अपने चेहरे पर डेविल मास्क पहने हुए था, वह कहता है, तुम्हें दानिश मलिक को ढूंढ कर मारना होगा। ऐसा पता चला है कि वह लोग इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। अगर वह बाहर चले गए तो उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। हम पूरे मलिक खानदान को भी ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कर दें? दूसरे इंसान ने कहा, नहीं, बस दानिश मलिक का सिर चाहिए, इसलिए तुम्हें इतना रिस्क उठाकर यहाँ बुलाया है। तीसरा इंसान, ठीक है, हो जाएगा। और बाकी को लोगों को क्या करना है? बाकी के 3 लोगों को मैं लीड करूंगा, उस डेविल मास्क वाले इंसान ने कहा। हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी। वह लोग किसी बिल्डिंग के टेरिस पर खड़े होकर यह सारी बातें कर रहे थे। बिल्डिंग शायद 5 मंजिला थी और वह बिल्डिंग खंडहर बन चुकी थी। तभी वहां पर एक और इंसान कहता है, आपने यह डेविल वाला मास्क क्यों लगा रखा है? यह निकाल सकते हैं, हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। डेविल मास्क वाला इंसान उन सब की बात सुनकर, ठीक है, इतना कहकर वह अपना मास्क निकाल देता है और वह चारों लोग उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, किंग किंग ऑफ माफिया आप। तभी वह चारों घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपना दायां हाथ उठाते हैं और उसकी मुट्ठी बनाकर अपने बाएं सीने पर रख लेते हैं और कहते हैं, आप यहाँ? हमें लगा कोई और होगा। यह कोई और नहीं, राजवीर सिंह चौहान था, हमारी कहानी का हीरो। खड़े हो जाओ, इस वक्त फॉर्मेलिटी करने का वक्त नहीं है। बहुत बड़ी इमरजेंसी मेरे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हमें क्यों बुलाया आपने? आप तो
पूरे निंजी डिवाइन फोर्स को बुला सकते थे। नहीं, वह नहीं कर सकता मैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट से अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वह एडी चोटी का जोर लगा देंगे मुझे नीचे गिराने में। इसलिए मैंने तुम चारों को चूज किया है इस मिशन के लिए। फिर राजवीर उनमें से एक इंसान की तरफ देख कर कहता है, जॉर्डन, तुम्हें ही दानिश मलिक को मारना है और वह सऊदी अरब नहीं पहुंचना चाहिए, वरना वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। यस लीडर, दानिश मलिक का सर आपके कदमों में होगा, जॉर्डन ने कहा। फिर राजवीर दूसरे शख्स की तरफ देख कर कहता है, टॉम, तुम्हें मेरे साथ चलकर दीवान परिवार के हेडक्वार्टर को बर्बाद करना है। एडम टाइसन, तुम भी हमारे साथ चलोगे, पर तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। इतना कहकर राजवीर जहरीली हंसी मुस्कुरा देता है और तीनों से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आगे इस कहानी में नया क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? कब नंदिनी मिलेगी उन लोगों को? राजवीर नंदिनी को कब ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।